महाजनपदों का उदय। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में छोटे जनपदों से विकसित होकर 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये महाजनपद शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों थे जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों के कारण उभरे, जिनमें लोहे के उपयोग, कृषि और शहरीकरण का विकास शामिल था। महाजनपदों के उदय के प्रमुख कारण। कृषि का विकास। लोहे के औजारों के इस्तेमाल से कृषि में सुधार हुआ, जिससे उपज बढ़ी और लोग स्थायी जीवन शैली अपनाने लगे। शहरीकरण। कृषि के विकास के साथ ही छोटे शहरों का उदय हुआ, जो व्यापार और कला के केंद्रों के रूप में विकसित हुए। साम्राज्यवाद। कुछ महाजनपद दूसरे जनपदों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, जिससे विभिन्न राज्यों के बीच संघर्ष हुए। धर्म और दर्शन का विकास। इस काल में बुद्ध और जैन धर्म जैसे नए धर्म और दर्शन का उदय हुआ, जिसने लोगों के जीवन और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। महत्वपूर्ण महाजनपद। मगध। आधुनिक बिहार में स्थित मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था और बाद में इसने भारत का एक बड़ा हिस्सा अपने अधीन कर लिया। कोसल। आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित कोसल भी एक महत्वपूर्ण महाजनपद था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। वज्जी। आधुनिक बिहार में स्थित वज्जी गणराज्य का एक महत्वपूर्ण राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। अवंती। आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित अवंती भी एक शक्तिशाली महाजनपद था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। अन्य महाजनपद। अंग, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, असक, चेदी, वत्स, गांधार, कंबोज आदि अन्य महत्वपूर्ण महाजनपदों में थे। निष्कर्ष। महाजनपदों का उदय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल दिया। बुद्ध के जन्म के पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बुद्ध के जन्म से पहले छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में विभाजित था, और इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 महाजनपद। अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इन 16 महाजनपदों में मगध, कौशल, अंग, वज्जी, काशी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, असक, अवंती, गांधार और कंबोज शामिल थे। ये 16 महाजनपद बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और अन्य संबंधित क्षेत्रों में फैले हुए थे। इनमें से मगध, कौशल और अवंती शक्तिशाली थे। कुछ महाजनपद राजतंत्र थे, जहां राजा द्वारा शासन किया जाता था, जबकि कुछ गणराज्य थे, जहां शासन गण या संघ के द्वारा किया जाता था। अंगुत्तर निकाय में इन जनपदों का वर्णन एक विशिष्ट सूची में दिया गया है, जो इतिहास के शोध के लिए महत्वपूर्ण है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन जनपदों में राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव हुए। निष्कर्ष। बौद्ध ग्रंथों, विशेषकर अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदों का उल्लेख भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में है, और यह छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट करता है। अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। अंग प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, जिसकी राजधानी चंपा, वर्तमान में भागलपुर का चंपानगर थी, जो आधुनिक भागलपुर, मुंगेर और बांका के जिलों में स्थित था। मगध। गिरिव्रज राजगृह। पटना, गया, बिहार। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज, बाद में पाटलिपुत्र थी। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकेट कहा गया है। गौतम बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ वंश के बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। काशी। वाराणसी। वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। वाराणसी अंग्रेजी वाराणसी, जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के भोजपुर पूर्वांचल क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है। हिंदू धर्म में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है और बौद्ध व जैन धर्मों का भी एक तीर्थ है। हिंदू मान्यता में इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। वत्स। कौशाम्बी। इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी, जो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक थी, प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी के किनारे स्थित थी। कौशाम्बी, जिसे आधुनिक कौशाम्बी जिला कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद प्रयागराज के पास यमुना नदी के किनारे स्थित है।
कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक शक्तिशाली राज्य था। वज्जी प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसे वृज्जी या वृज्जी भी कहा जाता है। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, जो वर्तमान बिहार में है। ये गणतंत्र के दुनिया के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक था। वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। मिथिला यह क्षेत्र प्राचीन विदेह साम्राज्य का हिस्सा था। वैदिक काल में विदेह साम्राज्य कुरु और पांचाल के साथ एक प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। विदेह साम्राज्य के राजा जनक कहलाते थे और सीता को विदेह की राजकुमारी माना जाता है। विदेह राज्य का उल्लेख यजुर्वेद संहिता में मिलता है। वैशाली वज्जी महाजनपद वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, जिसका नाम वज्जिका लीग भी था। लिच्छवी गणराज्य वैशाली में स्थित था, जो भारत के प्राचीन गणतंत्रों में से एक था। प्राचीन बिहार के मुख्य जनपदों में मगध, अंग, वैशाली और मिथिला भारतीय संस्कृति और सभ्यता की आधारशिला के रूप में जाने जाते हैं। प्राचीन भारत में कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती थी, जो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में स्थित है और बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध साहित्य में श्रावस्ती को कौशल जनपद की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है और यह महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है। श्रावस्ती बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहां बुद्ध ने कई उपदेश दिए थे और उनके कई शिष्यों ने धर्म ग्रहण किया था। श्रावस्ती जिला फैजाबाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जिले में स्थित एक शहर है। बलरामपुर, गोंडा और बहराइच के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अवंती प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, जिसकी 2 राजधानियां थी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। यह क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र में स्थित था। अवंती के 2 हिस्से थे, उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती, जिसकी राजधानी महिष्मती थी। मल महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, जिसका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है, और यह मल राजवंश के नाम पर था। कुशीनगर कुशावती उत्तर प्रदेश महापरिनिर्वाण स्थल देवरिया, बस्ती और गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित जिले हैं, जहां देवरिया और बस्ती गोरखपुर से क्रमशः पूर्व और दक्षिण में स्थित हैं। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक पांचाल राज्य था। यह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में चर्मनवती नदी के उत्तरी तट तक फैला था। अहित क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आंवला तहसील के रामनगर गांव के पास स्थित एक प्राचीन शहर था। यह महाभारत में वर्णित उत्तरी पांचाल राज्य की राजधानी थी। अहित क्षेत्र के अवशेषों की खुदाई से पता चला है कि यह एक समृद्ध और वैभवशाली शहर था। काम्पिलिया एक पौराणिक नगर था, जो महाभारत के समय पांचाल जनपद की राजधानी था। यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले का एक कस्बा है। इसे अब कंपिल के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐतिहासिक और पवित्र स्थल है। उत्तर प्रदेश में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद 3 महत्वपूर्ण शहर और जिले हैं, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। चेदी एक प्राचीन भारतीय महाजनपद था। यह आर्यों का एक वंश भी था। चेदी एक प्राचीन महाजनपद था, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ प्राचीन भारत के राज्यों में से एक था। महान भारतीय महाकाव्य महाभारत के अनुसार यह पांडवों की राजधानी थी। यह शहर यमुना नदी के किनारे स्थित था, जो कि भारत की वर्तमान राजधानी दिल्ली में स्थित है। दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। प्राचीन मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर वर्तमान बैराट थी, राजस्थान में स्थित था। जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। कंबोज प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। गंधार कश्मीर के उत्तर, आधुनिक पामीर के पठार के पश्चिम, बदख्शां प्रदेश कंबोज महाजनपद में हाटक राजधानी थी। राजौरी और हजारा क्षेत्र 16 महाजनपदों में से कंबोज महाजनपद से संबंधित हैं, जो प्राचीन भारत में जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में स्थित था। शूरसेन एक प्राचीन भारतीय क्षेत्र था, जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान ब्रज क्षेत्र के अनुरूप था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुरसेन 16 महाजनपदों शाब्दिक रूप से महान क्षेत्र में से एक था।
साथ ही इसका उल्लेख हिंदू महाकाव्य रामायण में भी मिलता है। अश्मक, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों और पुराणों में किया गया है, एक प्राचीन महाजनपद था जिसकी राजधानी पोदना या पोटाली थी। अश्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था और विंध्य रेंज के दक्षिण में स्थित था। गोदावरी नदी क्षेत्र, प्राचीन गांधार, जो आज उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वोत्तर अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में स्थित है, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो शिक्षा और संस्कृति का केंद्र थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक था। यह प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान के महत्वपूर्ण शहर हैं। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। ये श्रमण संस्कृति से निकला धर्म है। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य हैं। जैन धर्म में ईश्वर को ब्रह्मांड का निर्माता, उत्तरजीवी और संहारक नहीं माना जाता। जैन धर्म की खास बातें हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव आदिनाथ और आखिरी तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर हैं। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म में अनेकांतवाद और स्यादवाद जैसी मौलिक धारणाएं हैं। जैन धर्म में जन्म कर्म व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था नहीं मानी जाती। जैन धर्म में कहा गया है कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं। त्रिरत्न के अंतर्गत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक कर्म को गिना जाता है। जैन धर्म के प्रार्थना पूजा स्थल को जिनालय या मंदिर कहते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ ही थे, जिन्हें जैन परंपरा में आदिनाथ और आदिश जीना के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ऋषभदेव के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है। जन्म, उनका जन्म अयोध्या में हुआ था, राजा नाभिराज और रानी मरुदेवी के यहाँ। अन्य नाम, उन्हें आदिनाथ और आदिश जीना के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म में महत्व, जैन परंपरा के अनुसार वे वर्तमान अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकर, जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें ऋषभदेव पहले और महावीर अंतिम थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी: 1. हिंसा न करना, 2. सदा सत्य बोलना, 3. चोरी न करना तथा 4. संपत्ति न रखना। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, जिन्होंने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था। उनकी शिक्षाएं थी: हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति का त्याग करना। पार्श्वनाथ का जन्म, पार्श्वनाथ का जन्म काशी वाराणसी के राजा काश्यप गोत्रीय अश्वसेन और रानी वामादेवी के घर पौष कृष्ण एकादशी को हुआ था। पार्श्वनाथ का गृह त्याग, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन त्याग कर दीक्षा ली थी। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं, पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के 4 मुख्य व्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह की शिक्षा दी। हिंसा न करना, किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना। सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। चोरी न करना, किसी भी वस्तु को बिना अनुमति के न लेना। संपत्ति न रखना, वस्तुओं का संग्रह न करना। पार्श्वनाथ का प्रतीक, पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प सांप है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। भगवान महावीर, जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का जन्म ईसा पूर्व 540 में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। जन्म ईसा पूर्व 540 में कुंडग्राम वैशाली में। पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार, माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन। बचपन का नाम वर्धमान। पत्नी यशोदा। पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी। यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। प्रियदर्शना।
महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, जिसका विवाह राजकुमार जमाली के साथ हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था और उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीव। भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल में वैदिक जनपद व्यवस्था का स्थान शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों ने ले लिया, जिन्हें महाजनपद कहा गया। उत्तर भारत में छोटे छोटे जनपद विकसित होकर 16 महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। इन महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। महाजनपदों का उदय केवल राजनीतिक घटना नहीं था, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का परिणाम था। जनपद से महाजनपद तक की यात्रा। वैदिक काल में लोग जन कबीले के रूप में रहते थे। धीरे धीरे ये जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए, जिसे जनपद कहा गया। कृषि के विकास, भूमि पर अधिकार और प्रशासनिक संगठन के कारण कुछ जनपद शक्तिशाली हो गए और वे महाजनपद कहलाए। इस प्रकार जनजातीय व्यवस्था से संगठित राज्य व्यवस्था की ओर भारत ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। महाजनपदों के उदय के कारण। 1. कृषि का विकास। लोहे के औजारों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। हल, फाल और कुदाल जैसे औजारों ने जंगलों को साफ करना आसान बनाया। उपज बढ़ने से खाद्य अधिशेष हुआ, जिससे नगरों और स्थायी बस्तियों का विकास संभव हुआ। कृषि ने राज्य की आर्थिक नींव को मजबूत किया। 2. शहरीकरण और व्यापार। कृषि अधिशेष के कारण शिल्पकार, व्यापारी और प्रशासक वर्ग का विकास हुआ। नगर व्यापार और प्रशासन के केंद्र बने। श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली, उज्जैनी और तक्षशिला जैसे नगर विकसित हुए। व्यापारिक मार्गों ने विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ा। 3. राजनीतिक महत्वाकांक्षा और साम्राज्यवाद। कुछ शक्तिशाली महाजनपदों ने कमजोर जनपदों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। इससे युद्ध और संघर्ष बढ़े। मगध, कोसल और अवंती जैसे महाजनपद विस्तारवादी नीति के कारण शक्तिशाली बने। 4. प्रशासनिक संगठन। राजाओं ने कर व्यवस्था, स्थायी सेना और राजधानी नगर विकसित किए। भूमि कर राज्य की आय का मुख्य स्रोत बना। कुछ राज्यों में राजतंत्र था, जबकि कुछ में गणराज्य प्रणाली विकसित हुई। 5. धार्मिक एवं दार्शनिक परिवर्तन। इस काल में वैदिक यज्ञ और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। इन धर्मों ने अहिंसा, करुणा, नैतिकता और समानता पर बल दिया, जिससे समाज में नई चेतना आई। 16 महाजनपद। अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे। अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, आस्यक, अवंती, गांधार और कंबोज। ये महाजनपद वर्तमान बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैले हुए थे। प्रमुख महाजनपदों की भूमिका। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसकी अनुकूल भौगोलिक स्थिति, उपजाऊ भूमि और लोहे की उपलब्धता ने इसे मजबूत बनाया। आगे चलकर यहीं से मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। वज्जी और मल जैसे गणराज्य लोकतांत्रिक परंपरा के प्रारंभिक उदाहरण हैं। गांधार और तक्षशिला शिक्षा और संस्कृति के महान केंद्र थे। महाजनपदों का ऐतिहासिक महत्व। महाजनपदों के उदय से भारत में संगठित शासन प्रणाली विकसित हुई। नगरों, व्यापार, मुद्रा, सेना और कानून की अवधारणाएं मजबूत हुई। धार्मिक आंदोलनों ने सामाजिक समानता और नैतिक जीवन को बढ़ावा दिया। ये काल भारतीय सभ्यता को एक नई दिशा देने वाला सिद्ध हुआ। उपसंहार। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महाजनपदों का उदय भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। इसने जनजातीय समाज को संगठित राज्य व्यवस्था में परिवर्तित किया। राजनीतिक एकीकरण, आर्थिक समृद्धि, शहरीकरण और धार्मिक पुनर्जागरण, इन सभी का आधार महाजनपद काल बना। यही काल आगे चलकर भारत में विशाल साम्राज्यों और समृद्ध संस्कृति के विकास का आधार सिद्ध हुआ।